So friends, let us start the lecture number 25th, which is again the part of the motion under central force. So here in this topic or in this lecture, I will discuss the equation of motion under the central force. Means that कि अगर हम किसी बॉडी के मोशन की बात करते हैं और वो अंडर द सेंट्रल फोर्स है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है बहुत। हम ये भी प्रयास करेंगे कि इस पर बेस्ड एक आपको न्यूमेरिकल या रियल प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएं। तो कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अ फिक्स सेंटर ऑफ फोर्स O शोइंग इन द फिगर। ये एक फिगर आप बना हुआ है, आप देखेंगे कि O सेंटर है और इस फोर्स के सेंटर से गवर्न कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। इसमें देखिए आपको रेडियस दिखाया गया है और रेडियस आपका आर है और इसका आर थीटा क्यों लिया गया है, कोई बताएगा? हाउ वी आर गेटिंग आर डी थीटा? कैसे इसको आर डी थीटा लिया गया? थीटा बहुत स्मॉल है तो सर उस वजह से जब हम कंपोनेंट लेंगे तो सर उसको आर डी थीटा कर देंगे, जो साइन थीटा का कंपोनेंट रहेगा। ये तो एक तो ये तरीका इसका है। दूसरा ये भी है कि आप देखो अगर कोई आर्क बनती है तो आर्क रेडियस और एंगल में एक रिलेशन होता है। तो आपका आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल होता है। अब ये तो बहुत दूरी तक है और इसमें आप देख रहे हो कि पहला पॉइंट यानी P और P डैश के बीच में जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसकी दूरी ज्यादा दिख रही है। बट अगर हम इस सेगमेंट को बहुत छोटा लें डी थीटा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो P डैश है P के बहुत करीब होगा। ऐसी स्थिति में जो आर्क की लंबाई होगी ऑलमोस्ट यही डिस्टेंस होगी जो P और P डैश के बीच की वर्टिकल दूरी होगी। इसीलिए इस आर्क को हम रेडियस मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मुझे पिक्चोरियली इसे रिप्रेजेंट करना था इसलिए इसको एक बड़ी फिगर यानी दोनों में डिस्टिंक्शन करके दिखाया गया। क्लियर? द पार्टिकल इज मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स। ऑब्वियसली कि जो पार्टिकल गवर्न है वो सेंट्रल फोर्स से गवर्न है यहाँ पर, और उसकी जो प्रवृत्ति है यानी वो फोर्स किस तरीके का है, कैसे डिफाइंड है, वो दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ आर वेक्टर आर अपॉन द मॉड ऑफ आर, यानी यूनिट वेक्टर विल बी देयर। तो दैट कैन बी written as the negative gradient of potential multiplied by the unit vector, where V R is the potential energy. Now using the polar coordinate r theta, the Lagrangian for the system can be written as, कैसे लिखेंगे भी? Lagrangian बराबर क्या होता है भाई? Lagrangian कैसे? Lagrangian और Hamiltonian ये दो चीजें होती हैं। Lagrangian कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? So kinetic energy minus potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। और पोलर कोऑर्डिनेट में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सर हाफ m r थीटा डॉट स्क्वायर। बस, और कोई कंपोनेंट नहीं होगा? r डॉट स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर होगा। हाँ, एक्चुअली इसमें देखो जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में लेंगे तो r और थीटा दोनों के कंपोनेंट होंगे। इसलिए जो है इसका जो इक्वेशन आएगा ये आएगा कि Lagrangian is equal to t minus v and this is equal to half m r dash square। इसका सीधे सीधे मतलब हो गया ये हाफ m v स्क्वायर हो गया, जो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरा जो लिखा गया हाफ m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये इसका रोटेशनल की वजह से हो गया, यानी जो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हुई वो पहले टर्म के द्वारा दी गई। और कभी कभी जब आप प्रॉब्लम करते रहे होंगे अपने इंटरमीडिएट लेवल पे तो उसमें मैकेनिक्स में एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम आती थी जो हम लोग भी करते थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। मान लीजिए आपका एक कोई बहुत मोटा सा बंडल है, वो भी कारपेट का बंडल है,
उस कारपेट के बंडल को कहीं किसी पे जगह पे रख दिया गया और उसको धक्का दे दिया गया खुलने के लिए, रोल करके रखा हुआ है। तो आप देखो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है और रोटेटरी मोशन भी हो रहा है। ऐसे में उसकी काइनेटिक एनर्जी के 2 पार्ट होते हैं और उन दोनों पार्ट के आधार पर उस प्रॉब्लम को टैकल किया जाता था। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो इसके दोनों पार्ट ऑफ एनर्जी को ले रहे हैं और उसमें पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर रहे हैं। इन अबव इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया गया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। द लैग्रांजियन L इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जो केवल थीटा पर डिपेंड कर रहा हो। R है, R डैश है, थीटा डैश है, R है, R डॉट है, R डॉट मीन से B है, और ये थीटा डॉट है जो ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसको कहा गया कि L is independent of theta coordinate and then obviously del L upon del theta will be 0 and hence the theta is the cyclic coordinate. ये actually cyclic coordinate की एक condition है कि the thing should be independent to that particular variable or the coordinate. Now the canonical momentum p theta corresponding to the coordinate theta is given by p theta is equal to del L upon del theta dot, and that can be written as del L upon del theta dot. ये कहां से आया भाई? जो पुरानी आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, जो L के लिए लिखा गया है, L is equal to T minus V and that is equal to half M R dot square minus R square theta dot R theta dot square, whatever you can see here, this half M R square theta dot square. जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे ना थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में, तो आपका ये एक्सप्रेशन आएगा M R square theta dot, क्योंकि थीटा डॉट स्क्वायर है तो 2 बाहर आके 2 कट जाएगा और थीटा डॉट बचेगा। Which is the angular momentum? क्यों angular momentum हुआ भाई? कैसे आप जान पाए angular momentum है? angular momentum की क्या एक्सप्रेशन होती है? बताओ भाई स्वाति, angular momentum की क्या एक्सप्रेशन? स्वाति है नहीं लग रहा। तान्या तुम बताओ भाई, एंगुलर मोमेंटम की क्या एक्सप्रेशन होती है? आपने तो पढ़ा होगा पहले से। सर MVR। MVR, V क्या होता है? वेलोसिटी। अरे V इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन में क्या, किस ओमेगा की टर्म में क्या होगा? V is equal to what? तो V is equal to R omega. V is equal to R omega and omega is equal to what? Theta dot. तो MVR आपने ठीक बताया। MVR अगर लिखिए तो V की जगह पे आप लिख लीजिए R ओमेगा, तो हो जाएगा R square omega and omega is equal to theta dot. That's why this equation is MR square theta dot is known as the angular momentum. तो ये बात यहाँ पर, ये सारी चीजें आपको पहले से कोरिलेट करनी पड़ेगी तो आप चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कल मैं देख रहा था कुछ लैग कर रहा था हमारे कम्युनिकेशन में और आप लोगों की समझ में। तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द बेसिक्स of this expression and I decided that I will discuss almost all the things which are related to these expression from the very basic. So which is known as the angular momentum. Now one of the equation of the motion of the Lagrangian equation for theta coordinate, यानी हम एक इक्वेशन उसका लेना चाह रहे हैं, तो जो थीटा डिपेंडेंट इक्वेशन है, थीटा डिपेंडेंट इक्वेशन में जब हम लिखेंगे तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी बॉडीज का जो अंडर सेंट्रल फोर्स होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उनके 2 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। ये आपको हमेशा याद हो रहना चाहिए। एक आर डिपेंडेंट होता है और एक थीटा डिपेंडेंट होता है, और दोनों के करस्पॉन्डिंग जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो पहला देखो हम थीटा के लिए लिखने जा रहे हैं, तो यहां पर होगा कि d by dt of del r upon
del theta minus del L upon del del upon del d upon dt of del L upon del theta minus del L upon del theta is equal to 0. Actually this is the equation of motion. ऐसे ही एक दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप लिखेंगे जो d by dt of del L upon del R माइनस del L upon del theta. तो ये बराबर 0, वो del theta ने वहां del R होगा, यानी ये थीटा वाला इक्वेशन है और वो R वाला इक्वेशन होगा. तो आप यहाँ पे देखोगे तो आ जाएगा ये d by dt of m r square theta dot. अब ये कैसे आ गया भाई? अगर आप इसमें t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म को L को पहले आपको पीछे जाएंगे एक्सप्रेशन में तो आपको मिलेगा ये L की वैल्यू, और जब L को थीटा वो ब्रैकेट में del L अपॉन del थीटा डॉट होगा ये एक्चुअली del थीटा डॉट होगा, इसीलिए जो है ये आगे की एक्सप्रेशन आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे. ये del थीटा डॉट होगा और दूसरे एक्सप्रेशन में भी जो है जब आप लिखेंगे तो वहां r थीटा del थीटा डॉट की जगह पर r डॉट होगा. तो इसे करेक्ट भी कर लिया जाए यहाँ पर भाई. It will be r theta dot. So this will have this connotation, and here will have theta, and we'll have this part here in the denominator. It will be correct. So you can see what I was doing here, that I used to do when I prepare this slide. So you can see what effort has been made from my side, how I used to type the equations there. So this is the d by dt of del r upon del theta dot minus del L upon del theta. तो आप इसको जब L की वैल्यू रखेंगे और इसका एक्सप्रेशन लेंगे तो then O will have this equation there, and this is the equation of motion for the particle under the central force for the theta part. Integration of the above equation gives one of the first integral of equation. Actually this first integral term is also frequently used in the classical mechanics. Many times it is asked that write the expression corresponding the first integral of the equation of motion. So that can be written as obviously जब ऊपर वाले का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डिफरेंशियल पार्ट खत्म हो जाएगा, and this mr square theta dot is equal to constant. That deliberately we have taken j because j is constant in the planetary motion or in the central force motion, that is the angular momentum. So that's why we are writing it as mr square theta dot is equal to j. This is equation number 4. Now j is a constant in magnitude and it gives the value of the angular momentum, which usually conserved in case of central force motion. Since m is a constant, we obtain from the equation number 3 d by dt of 1 by 2 r squared theta dot is equal to 0, or half of r squared theta dot, that is equal to the constant quantity that we have taken as a h. Let equation number 5 is this one. The factor half has been inserted deliberately here. Why? Because we wish to write the expression which is in bracket for the specific purpose. So obviously half r squared theta dot represents the aerial velocity. Aerial velocity कैसे निकलेगी भाई? Aerial velocity निकाला गया. Aerial velocity निकालने के लिए आपको एरिया निकालनी पड़ेगी और एरिया को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इन केस ऑफ प्लैनेटरी मोशन व्हिच इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द सेंट्रल फोर्स,
Kepler already have stated that the aerial velocity is constant. Aerial velocity is constant means in the same time, same area has been swept out by the radius of curvature, or the radius which is joining to the other body there, other planet which is revolving around the sun. So this aerial velocity that we have to calculate, and we have to see that either this half r squared theta dot serves the same purpose of aerial velocity or not, that we have to examine here. So that's why deliberately half has been inserted here, because half is a constant, then it hardly matters either you are writing it as r squared theta dot or you are writing it half of थीटा, हाफ ऑफ द आर स्क्वायर थीटा डॉट. तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं हुआ, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो 1/2 अगर आप राइट साइड में ले जाएंगे तो तब भी ये इक्वेशन अपना पर्पस फुलफिल करेगी कि आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 2h. दैट इज अगेन अ कांस्टेंट. That's why there is no harm if we are writing 1/2 there in the expression at the left hand side. तो इसका मतलब हमें एरियल वेलोसिटी के लिए एग्जामिन करना है और हमें एरियल वेलोसिटी तक पहुंचना है कि आइदर दिस एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ एरियल वेलोसिटी और नॉट. तो इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर. अगर हम जो शुरू में फिगर आपको दिखाए थे वहां पे देखें तो दैट द डिफरेंशियल एरिया, हम डिफरेंशियल एरिया मैंने छोटा सा पार्ट एरिया का जो P और P डैश के बीच में है उसको अगर हमें माने कि dA है, स्वेप आउट इन द टाइम dt टाइम में हमारा प्लैनेट उस सन के अराउंड dA एरिया को स्वेप करता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि हाफ ऑफ r इंटू डी थीटा. देखिए इसको हम एक ट्रायंगल के रूप में लिए हूं और उस ट्रायंगल के रूप में लेने के बाद कि इन इसको हाफ ऑफ the base and radius whatever we are taking there, हम कुल मिला करके एरिया निकाल रहे हैं उसका. तो एरिया निकालने में r d थीटा r एंड इसका हाफ लिया गया. वो एक जब आप उस फिगर को देखेंगे तो उस फिगर से उसकी एरिया एग्जैक्टली इसी के बराबर होगी. दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ r स्क्वायर d थीटा. एंड सो दैट dA अपॉन dt, अगर हम इसको with respect to time differentiate कर रहे हैं in order to take the area swept out in a particular time so that the aerial velocity can be written or can be justified here in this expression. So dA upon dt is equal to half of r square d theta upon dt. So this is equal to half of r theta dot is the aerial velocity. Yani here we have decided what the expression we have written in the last slide that refers to the aerial velocity of the planet which is revolving around a star, that is the sun. Thus from equation number 5 we see that the aerial velocity is constant when the motion is taking place under central force. This is in accordance with the well-known Kepler's second law of planetary motion. In other words, the conservation of angular momentum equivalent to say that the aerial velocity is constant. The aerial velocity is constant that has been suggested by Kepler in his second law. Now let us have the further discussion in this regard. The Lagrangian equation for r coordinate can be written as, that is the equation of motion for the r coordinate, that is d by dt of del L upon del r dot minus del L upon del r is equal to 0. Actually these two equations you should remember at all the time, because in the central force motion these two expressions give the equation of motion. Achha, from where we are getting this equation of motion? Can you think about this one? If you recall it, then you have to think about the equation of motion suggested by the Newton. So in first law of motion, he suggested that no external force is there. If there is no external force is there, then the state of the body remains in the same situation, in the same position. So, and second is,
if we are applying the force, then the acceleration will be produced there. And if there is no force, then what will be the situation? That commensurate with these equation of motion. Basically, these equation of motion has been derived from that basic constant which has been suggested by the Newton. So from equation number 1, we will write that del L upon del R dot is equal to mr dot, and del L upon del R is equal to mr theta dot square minus del B upon del R. So if you will go to the first equation, what we have written there, and you will take the partial differentiation of L in terms of R dot and R, then obviously you will get this equation. I'm not going back to that particular slide to show you how we are getting that. You will do and you will see it. Therefore, d by dt of mr dot minus mr theta dot square plus del B upon del R, that is equal to 0. So actually what happened now, the expression, the value of the different expression has been placed here where it is required. So here you will see here in this expression that the d by dt is there, and in the bracket del by dl upon del r dot, then in place of that mr dot has been placed. So simply by putting these values, we are getting this expression. Putting this dB upon dr, that is equal to the minus fr, that is the force, you can say. The force is the negative gradient of potential. So from that expression, we are writing to this one. For the central force, equation 6 takes place the form. That is the mr double dot minus mr theta dot, that is equal to fr. That is the force here for the referring to the central force in this particular case. Also from the equation 4, you will write that this theta dot, okay, what I was writing there, mr square theta dot is equal to constant that we have deliberated taken it as a j, because the angular momentum under such motion is constant. That's why mr square theta dot is equal to j, and from that equation we are writing that the theta dot is equal to j upon mr square. Therefore, we will write that mr double dot minus j square upon mr cube, this is equal to fr. So just as a one other order of the, and one next order of the partial differentiation, we are getting this one. This is the second order differential equation in r coordinate. Only equation 8 can also be written as mr dot double dot is equal to g square upon mr cube minus del B upon del R, and this is equal to 1 upon 2 del by del R upon into g square upon mr square minus del B upon del R. This is just the mathematical manipulation, and if you will open this equation, that the del by del R operated on g square upon mr square, then you will get the same expression which has been written to just at the left hand side. Or we can write it mr double dot is equal to minus del upon del R within bracket half of j square upon mr square plus v, that is the potential here. Multiplying both the side of equation number 9 by r dot, we get that the mr double dot into r dot is equal to minus del by del R half of j square upon mr square plus b multiplied by r dot, because both the sides of equation what has been written in the last slide as the last expression, we are multiplying r dot on both the sides. So we will write it as d by dt of 1 upon 2 mr dot square. If you will differentiate it, then you will get the expression what has been written at the left hand side of the above expression, and this will be equal to d by dt of half of j square mr square plus b. Perhaps it should be dr. No,
it should be dr here, d by dr. क्यों भाई? शिवम, सौरभ बताओ भाई, is it right or not? सौरभ, यस सर। ये इक्वेशन सही लिखी हुई है कि गलत है? हैं, बताओ भाई। चलते हैं पीछे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दिस इज द ऊपर वाला जो इक्वेशन आप लिख रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इन द कोऑर्डिनेट आर कोऑर्डिनेट में। द इक्वेशन 8 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 8 को अगर लिखा जाए हम यहाँ पर, तो देखेंगे एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू, इसको जो है हमने लिखा जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब माइनस del v upon del r, and that is equal to 1 upon 2 del by del r, and this is in the bracket we are writing j square upon mr square minus del v upon del r. और जब इसको हम एक साथ लिखें यहाँ पर, तो आ गया एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल आर, विद इन ब्रेकेट हाफ अंदर चला गया, जे स्क्वेयर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस वी हो गया, क्योंकि वी को अंदर जब ले आया गया तो, और एक माइनस साइन बाहर की तरफ कॉमन लिया गया ये, तो इसमें कुछ माइनस साइन वगैरह हमें लगता है छूटा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ चीजें कॉपी करने में या पेस्ट करने में हमें लगता है कुछ चीजें छूट गई। फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करने के बाद एम आर डबल डॉट into single r dot is equal to minus del by del r half of g square upon mr square plus v into r dot. तो this is equal to, इसको अगर हम आप इधर d by dt ले रहे हैं और इधर d by dt माइनस के साथ अगर लिया गया है, तो एक्चुअली हमको इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। I don't have the book right now. तो इसको जरा चेक करिएगा, ये डेल बाई डेल टी है या डेल बाई डेल आर है, या कहाँ से इसमें कुछ ट्विस्टिंग हुई है, and I will also see it. And when we are taking these together, then d by dt of half of m r dot square plus half of g square upon m r square plus, क्या भाई? सर सही तो है, मतलब अगर आर डॉट है तो उसको डेल आर बाई डेल टी लिख देंगे वहां पे, तो जो डेल आर है सर वो मतलब ऐसे कहते नहीं, बट कैंसिल हो जाता है, तो डी बाई डी टी तो बचेगा लास्ट में, डेल बाई डेल टी। हाँ, एक्चुअली ये इसमें एक पार्ट, एक टर्म मिसिंग है, इसलिए बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब आप इसको खोलिएगा, ओपन करिएगा, तो उसको वो टर्म भी लिख लीजिएगा, तो सो दैट योर नोट्स विल बी प्रॉपर एंड यू विल रिमेंबर as soon as you are revising it to it. So that's why you are writing here d by dt of half of m r dot square plus half j square m r square plus ov is equal to 0. Integrating the above equation, that is the equation number 10, or we get that the half of m r dot square plus half of j square upon m r square plus v, that is equal to E, and this refers to the total energy, that is the constant, and energy of the system is constant. This first and second term represents to the kinetic energy of the system. First refers to the translatory, and other is the rotatory, and rest is the potential energy. This is the third term, and all will together will give the total energy of the system. Since from the equation number 4 we have the J is equal to mr square theta dot, therefore we may write this half mr dot square plus half mr square theta dot square
plus V, that is equal to E. What already I was telling you people, that the first second term refers to the translatory and the rotatory contribution for the kinetic energy plus the potential energy, and that will give the total energy of the system, that is E. R, half of M into R dot square plus R square theta dot square plus VR, that is equal to E, and other constant means that the total energy of the system is conserved, where E represents the total energy. Thus, the sum of the kinetic and potential energy, that is the total energy of the system, is constant. This is the statement of the conservation of energy. Actually, we used to discuss and we have seen in almost all the cases where the laws of mechanics has been applied. Equation number 11 and 12 are known as an other first integral of the motion. So you should remember it. What you are saying as the integral of the motion. Many times this term has been used in the examinations also. That the write the first integral for the first integral of the motion for the central forces. So many times it may be asked, to you should be cautious and you should have the proper justification and answer of that question in terms of these discussion what has been made in the different slides of the today's lecture. Now we are taking a particular problem. Just that application of this discussion what we have made to search the equation of motion under the central forces. So what problem I have taken here? Derive equation of motion for a particle moving under central force. What is the form of the equation when the particle is moving under an attractive inverse square law force, that is F is equal to minus K upon R square. तो हमें अगर इस सवाल को लगाना है, इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो how we should start it, means that what we should do first. जैसे ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी गई, प्रॉब्लम क्या दी गई कि हमें एक पार्टिकल के इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना है जो सेंट्रल फोर्स है और साथ ही साथ उसका जो नेचर है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के रूप में है, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ में के अनुसार गवर्न एक सेंट्रल फोर्स है, उसमें यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है. तो व्हाट वी शुड थिंक फर्स्ट, पहले हमको क्या करना चाहिए? आप लोगों में से कोई बताए. बताइए भाई. पहले हमें क्या करना चाहिए? अरे कोई तो बताओ. Sir, since force is given, from force we can know the momentum of that particular motion of the Anybody body. else? Anybody else? बताओ कैसे शुरू करें इस पे, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है, आपके सामने आती है, तो फर्स्ट यू शुड थिंक हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, एंड स्पेशली आफ्टर द डिस्कशन related to that particular problem what I have made up to this time. अरे सबसे पहले क्या करोगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन सेंट्रल फोर्स के लिए लिखा कैसे जाता है उसको हम याद रखेंगे. तो आपके पास कितना था? 2 इक्वेशन ऑफ मोशन था. क्यों भाई तान्या, याद है कुछ तुमको? अभी जो मैं बता रहा था, मैंने कहा था ये 2 इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक थीटा के लिए है और एक आर के लिए है. ये हमें आपको रिमेंबर करना चाहिए और इसी के आधार पर किसी भी पार्टिकल का हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे. हम इस प्रॉब्लम को इसलिए टैकल करना चाहते हैं कि ऐसे ही और भी प्रॉब्लम आएंगी, हो सकता है इनके जो फोर्स का नेचर है वो स्लाइटली डिफरेंट हो और इनवर्स स्क्वायर की जगह पे केवल इनवर्स लॉ हो या कुछ और हो, तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे, कैसे गवर्न करेंगे. आकांक्षा बताओ. फिर एक बात तो मैंने बता दी कि सबसे पहले अब हम रिमेंबर करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन
क्या होता है ये लिखेंगे इसके लिए। उसके बाद फिर इस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको हम टेकल करेंगे, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। तो उसमें पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सर अगर हमें हम लैग्रांजियन चाहिए। यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम तो हमें लैग्रांजियन काइनेटिक और तो पहले जब काइनेटिक हम एनर्जी और लैग्रांजियन लिखना पोटेंशियल एनर्जी। चाहेंगे तो लैग्रांजियन के बाद ही ना तो फिर हम उसका थीटा डॉट और आर डॉट से डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, व्हाट एवर द इक्वेशन इज देयर। तो उसमें आप क्या करोगे कि आपको v की जरूरत है और l की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत वगैरह है नहीं। तो पहला काम हम l निकालेंगे और v तो दिया ही गया है कि क्योंकि v इसलिए दिया गया है कि अगर f दिया गया है तो f इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, वो आपको पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इससे सॉल्व करते हैं। व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, एक्चुअली आप लोगों में, आपके दिमाग में यही इस बात की लैगिंग है, यही एक बात आप लोग नहीं सोच पाते। यही एक चीज आप टैकल जिस दिन करना जान जाएंगे उस दिन नेट CSIR गेट और सारी प्रॉब्लम जो सारे एग्जाम हैं उनकी प्रॉब्लम को टैकल कर लेंगे, रिएडजस्ट कर लेंगे। आप पढ़ते पूरा थियरी हैं, सब समझते हैं, रट लेते हैं सारी चीजें, बट हाउ टू अप्लाई दैट इन द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इन द डिफरेंट केसेस, that you have to learn here at this stage. When you will be able to tackle such problem, then you will be able to tackle all the examination, competitive examination which is expected at your level. When a particle is moving under the central force, then the force is conservative and the motion is in a plane. ये बात आपको हम पहले ही लेक्चर से बता रहे हैं जिस दिन से मैं सेंट्रल फोर्स पढ़ा रहा हूं। Let r theta be the plane coordinate of the particle of mass m, then the obviously kinetic energy will be given as the half m r dot square plus r square theta dot square, इसमें कोई नई बात नहीं है। और L is equal to, that is the Lagrangian, that is equal to T minus V, and obviously in place of T we are writing the above expression, and in place of V we are remaining the V as such, but later on this expression will be modified in according to the conditions as has been given in our problem, that is f is equal to minus k upon r square. According to that, this v will be modified here, and you will see that v is the potential energy in the central force field. Now the del r upon del l upon del r is equal to, भाई जो चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं वो चीजें हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो del l upon del r is equal to m r theta dot square minus dv upon dr, और del l upon del r dot is equal to mr dot, and del r upon del theta is equal to 0, del l upon del theta is equal to mr square theta dot. ये सारी चीजें हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सारे पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। और अब हम इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और इसमें ये सारी चीजें रख देंगे। Hence the equation of motions are d by dt of del r upon del dot minus del l upon del r is equal to 0, that is d by dt of del r upon del theta, and मैंने दूसरा वाला पार्ट इसका d by dt into del l upon del theta dot minus del l upon del theta is equal to 0. अब इनमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें पता है ऊपर वाले एक्सप्रेशन से, मैं उसको रख दूंगा और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस डेल बी अपान डेल आर, डेल बी अपान डेल आर, डेल बी अपान डेल आर यहाँ इसलिए आ रहा है कि आप जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है वो नेगेटिव पोटेंशियल के साथ दिया गया है, इसलिए उसको एज सच इसमें जब माइनस के साथ करेंगे वो तो वो यहाँ पर जुड़ गया है, एंड दैट इज इक्वल टू 0 r d by dt of mr square थीटा डॉट दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम दूसरे पार्ट को लेंगे भी तो आप ये देखिए कि इसमें t के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला पार्ट जो एक्सप्रेशन है पहला तो d by del l upon del थीटा दैट इज इक्वल टू 0, दूसरा ही पार्ट है इसलिए केवल d by dt ऑफ mr square थीटा डॉट इज इक्वल टू 0, ये दो पार्ट इसके हो गए। नाउ फॉर द attractive inverse square law force F is equal to minus del B upon del R, and that is equal to minus K upon R square.
we have the equation of motion. According to that, we have to put the value of del V upon del R in the required expression. And we will have mr double dot minus mr theta dot square plus k upon r square is equal to 0. This is the first equation of motion in terms of r for the r coordinate. Similarly, we have to write the expression for the equation of motion for the theta coordinate. And for that, we will write here that d by dt of mr square theta dot that is equal to 0. R, if we will differentiate it with respect to t, then we will have it as a product of two functions because m is constant, but the r and theta both will be the variable with respect to t. And after differentiating, we will have the r theta double dot plus 2 r theta dot that is equal to 0. Now we will have two equation of motion. Number one, that mr double dot minus mr theta dot square plus k upon r square that is equal to 0. And second equation of motion will be r theta double dot plus 2 r theta dot that is equal to 0. Anybody have any problem to tackle this problem, or in a discussion which have been made in this lecture for the equation of motion under the central forces? Anybody have any problem? बिना किसी संकोच के बताइए. दीपमाला बताओ भाई, कोई समस्या है तुमको? नो सर. कोई समस्या नहीं. चलो, तो मैं एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग द लैग्रांजियन मेथड एंड हेंस डिड्यूस द फार्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस. फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन, इसके लिए आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, तो इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा. आपको फिर मैं बता दूं कि आपके पार्ट पर यही चीज लैक करता है और इसे आपको दूर करनी है कि हाउ टू अप्लाई और एबिलिटी टू टैकल सच प्रॉब्लम्स. और जिस दिन आप इस बात को कर लेंगे, then you will be ready to solve the problems and crack the examinations which has been expected at your level. तो